हेलो गाइस, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आर एस 2026 की नई वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो उसी सीक्वेंस में हम जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से। 1 जून से जब नवंबर का एग्ज़ाम होगा तो एटलीस्ट हम जून से अक्टूबर तक का जो है, अक्टूबर नवंबर तक का वो कंप्लीट करेंगे। और बाद में बचा हुआ जो टाइम रहेगा उसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक का या मई तक का जो भी बचेगा वो बाद में कवर करेंगे। पहले जून से स्टार्ट करते हैं डेली जो इम्पोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स का, प्री और मेंस में दोनों में। तो आप इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज पहली न्यूज़ से। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी नया जो कुछ ट्रांसफ़र्स, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उसी सीक्वेंस में चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ जो थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनकी जगह नए जो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उनको अपॉइंट किया गया है। वो 27th चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एज्यूम करेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा न्यूज़ था IPL 2026 को लेकर। तो जैसा कि पता है आप, IPL 2026 का जो विनर अप था वो था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और उसके साथ जो रनर अप थी वो थी गुजरात की जो टाइटंस टीम है। तो इसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऑरेंज कैप, पर्पल कैप के बारे में, बिकॉज ये हमेशा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है जनरली। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला, जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो इन्होंने 776 रन बनाए पूरे IPL 2026 की सीरीज़ में। इसकी अमाउंट रखी गई है 10 लाख रुपीज़। दूसरी जो कैप मिलती है पर्पल कैप, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, वो कागिसो रबाडा को मिला है, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। 29 विकेट्स लिए थे। इनको भी 10 लाख प्राइज़ अमाउंट रखा है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूरे सीज़न का वैभव सूर्यवंशी थे, इनको 15 लाख अमाउंट था इस अवार्ड के लिए। और चैम्पियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसको 20 करोड़ का अमाउंट दिया गया। और रनर अप थे गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ का अमाउंट प्राइज़ की तरह दिया गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था इंडिया नेपाल बाउंड्री इश्यू को लेकर, बिकॉज रिसेंटली जो उनके PM हैं बलेंद्र शाह जी, उन्होंने उनकी पार्लियामेंट में इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री इश्यूज़ है उनका एक मुद्दा उठाया। उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का जो एनक्रोचमेंट है नेपाल की बाउंड्री पर वो हम सभी ने देखा है, हम सभी उस पर डिस्प्यूटेड हैं और उसके साथ सॉल्यूशन चाहते हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका स्टेटमेंट एक अलग था। उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया के साथ साथ नेपाल ने भी इंडिया की कुछ बाउंड्रीज़ को एनक्रोच किया, जिसकी वजह से नेपाल में बड़ा इश्यू हो गया। उनके पार्लियामेंट में भी बड़ा लड़ाई झगड़े वाला सीन बन गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। इंडिया नेपाल के जो डिस्प्यूट्स है वो 1816 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 की, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया काली रिवर को नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री। उसके बाद इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ में से काला पानी हो गया, लीपुरेक पास हो गया और लिम्पियादुरा, ये 3 डिस्प्यूटेड रीजन हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल का क्लेम क्या है? नेपाल बोलता है जो काली रिवर है वो ओरिजिनेट करती है लिम्पियादुरा से। इसकी वजह से जो तीनों जो एरिया हैं, काला पानी, लीपुलेक और लिम्पियादुरा, ये नेपाल की बाउंड्री में आते हैं। इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया बोलता है कि ये सब पार्ट हैं उत्तराखंड के और इन पर बहुत पहले से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहा है। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में एक बड़ा, नेपाल ने बड़ा ब्लंडर किया था। उन्होंने क्या किया, एक नया मैप बनाया नेपाल का, और उसमें जो डिस्प्यूटेड रीजन्स थे काला पानी, लीपुलेक और लिम्पियादुरा को उन्होंने अपने नेपाल के मैप में कवर कर दिया, जिसका इंडिया ने बाद में उसको रिजेक्ट किया और उसने बोला कि हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, यूनिलैटरल मूव था वो। तो अभी बलेंद्र शाह ने पार्लियामेंट में बोला है कि इसको हम डिप्लोमेसी से सॉल्व करेंगे, और नेपाल और इंडिया दोनों एग्री कर गए इसको हिस्टोरिकल बेस पे सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसके लिए एक्सपर्ट्स व्यू लिया जाएगा।
तो ये इंडिया नेपाल की जो इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको ये याद रखना है कि डिस्प्यूटेड एरिया कौन कौन से हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। और काली रिवर के साथ जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, जो 1816 की ट्रीटी है, उसके अकॉर्डिंग काली रिवर है वो नेपाल से जनरेट होती है, लिम्पियाधुरा से। नेक्स्ट न्यूज़ थी आदिवासी डीलिस्टिंग को लेकर एक डिबेट चल रही है कि आदिवासी का जो स्टेटस है, जो आदिवासी क्रिश्चियनिटी में या इस्लामिस्ट में कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया, क्रिश्चियन या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उनको एसटी का जो स्टेटस है वहाँ से डिलिस्ट करना चाहिए। इसके बारे में डिबेट चल रही है। ये इश्यू कहाँ से जनरेट हुआ उसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली झारखंड में आदिवासी को बोला गया, जब जहाँ पे सेंसस चल रहा है, सेंसस का काम चल रहा है, तो आदिवासी को बोला गया कि जहाँ रिलीजियस का कॉलम है वहाँ पे वो लोग ना हिंदू, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियन, वहाँ पे वो लोग सारना का टिक मार्क करें। सारना एक उनका रिलीजियस फेथ है आदिवासी कम्युनिटी का। वो बोलते कि ना तो हम हिंदू है ना क्रिश्चियन है, हमारा रिलीजियस फेथ सारना है। तो इसके बारे में जो संघ के साथ, संघ के ग्रुप हैं या बीजेपी लिंक जो ग्रुप्स हैं, आरएसएस वाले ग्रुप्स हैं, वो उनका कहना है कि आदिवासी के साथ, आदिवासी को जो एसटी का स्टेटस दिया गया, जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए अगर वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ में किया गया है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ में क्या किया गया है कि जो रिलीजन कन्वर्ट करते हैं उनका जो एससी का स्टेटस है वो हटा दिया जाता है। बिकॉज आर्टिकल 341 क्या बोलता है, वो बोलता है कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो लिंक्ड है स्पेसिफिक रिलीजन के साथ में, जबकि आर्टिकल 342 जो है वो एसटी के कम्युनिटी के लिए है, लेकिन उसमें ऐसा रिलीजन बेस्ड स्टेटस कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एसटी का रिजर्वेशन है वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, जबकि एससी का स्टेटस जो था वो स्पेसिफिक रिलीजन का बेस था। इसलिए जब एससी के कम्युनिटी का कोई इंसान अगर रिलीजन चेंज कर लेता है तो उसका एससी का स्टेटस है, उसके रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो हटा दिए जाते हैं, जबकि ऐसा एसटी में नहीं है। तो इसके ऊपर डिबेट्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं प्रो डीलिस्टिंग के लिए, अगर डिलीट करना है उसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या देंगे कि कन्वर्जन जो है वो कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके बेस पे एसटी को रिकॉग्निशन दिया गया था। बेसिक रीज़न क्या था एसटी को रिकॉग्निशन देने का कि उसकी जो सोशल हार्मोनी थी, उसका जो कल्चर था, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी थी, तो वो अगर अपना रिलीजन चेंज कर लेगा तो उसकी वजह से जो कल्चरल उसकी आइडेंटिटी थी और सोशल आइडेंटिटी जिसके बेस पे उसको एसटी का स्टेटस दिया गया था वो उसमें कमी होगी, इसलिए उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। ये तो हो गया डिलीट करने के आर्गुमेंट में। अगर डिलीट नहीं करना है उसके आर्गुमेंट में आप बताएंगे ट्राइबल आइडेंटिटी जो है वो एक एथनिक ग्रुप होता है, कल्चरल ग्रुप और हिस्टोरिकल होता है, ना कि रिलीजियस बेस्ड ग्रुप। और कन्वर्जन की वजह से, अगर कन्वर्जन होता है तो उसकी वजह से भी जो बैकवर्डनेस होती है वो कम नहीं होती है, सोशल डिसएडवांटेज होते हैं वो भी कमी नहीं होते। इसकी वजह से आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ था इंडिया मंगोलिया के कल्चरल रिलेशंस को लेकर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो होली रिलिक्स हैं, बुद्धा के जो डिसिपल्स थे उनके जो होली रिलिक्स है अरहत सरिपुत्रा और अरहत महामोगलाना, उनके जो रिलिक्स है उनको बिठाया गया है। उनको जो मोनेस्ट्री है मंगोलिया की वहाँ पे स्थापित किया गया है। पहले सांची स्तूप के पास में थे, अब वहाँ पे मंगोलिया की जो गदन चैंगलिंग मोनेस्ट्री है मंगोलिया में, वहाँ स्थित किया गया है। तो मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। मंगोलिया बॉर्डरली 2 नेशन कंट्री से जुड़ा हुआ है, रशिया और चाइना के साथ। उसकी कैपिटल है उलानबतर और मेजर माउंटेन्स वहाँ पे मिलते हैं आपको, खैंती माउंटेन्स, खंगई माउंटेन्स, अल्ताई माउंटेन। बिकॉज आरएस में प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, जो भी रिसेंटली चर्चा में है कुछ भी पूछा जा सकता है, माउंटेन्स, कंट्री की कैपिटल, उसका डेजर्ट वगैरह कुछ भी। हाईएस्ट पॉइंट में देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट मंगोलिया का है न्यारमदिन, जिसकी हाइट है 14,300 फुट की, 350 फुट की।
मेजर रिवर है वहाँ पे ऑरखोन रिवर वैली वहाँ पे फेमस है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। वहाँ पे एक लेक है हॉस्गोल नूर, जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये लेक के बारे में, ये लेक आपको याद रखनी है, मंगोलिया में है हॉस्गोल नूर लेक, जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ थी ब्यूफोर्ट कैसल को लेकर। ब्यूफोर्ट कैसल लेबनान में है, जिसको रिसेंटली इजराइल ने अपने अंडर ले लिया गया है। ये लेबनान के करीब 15 किलोमीटर अंदर है इजरायली बॉर्डर से। इसका दूसरा नाम है कलत अल सकीफ़ कैसल ऑफ द हाई रॉक। ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था क्रूसेड्स के द्वारा, जो क्रूसेडर्स थे उस टाइम पे उन्होंने बनाया था। बाद में इसको मुस्लिम, ममलुक और ऑटोमन जो एम्पायर के फोर्सेस थी उन्होंने कंट्रोल किया। इसके फीचर्स में आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड मिडिवल फोर्ट्रेस है मिडिल ईस्ट में। इसको इजराइल ने कंट्रोल कर लिया। 1982 का जब लेबनान वॉर हुआ था तब इसको इजराइल ने कंट्रोल किया था। बाद में इसको 2000 तक रखा, बाद में इसको वापस लेबनान को दे दिया था, लेकिन अभी फिर से इसको इजराइल ने कंट्रोल कर लिया था। ब्यूफोर्ट कैसल के बारे में आपको याद रखना है, ये लेबनान में है, सदर्न लेबनान में। नेक्स्ट न्यूज़ था डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लेकर। इसको लॉन्च किया है माइती ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, अंडर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका गोल क्या है? बिल्ड करना इंडियाज़ फेबलेस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम। जो इंडिया बहुत पीछे है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम में, उसको बिल्ड करना है। रिड्यूस इंपोर्ट्स, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन अक्रॉस फुल लाइफ साइकिल, इसमें आईसीज करना है, सिस्टम ऑफ चिपसेट्स, आईपी कोर्स, ये सब डेवलप करना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए इसमें क्या किया जाएगा? डिज़ाइन सपोर्ट दिया जाएगा, 50% रिएम्बर्स जो एलिजिबल कॉस्ट का, मैक्सिमम 15 करोड़ पर प्रोजेक्ट। तो ये सब देखना है। इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको याद रखनी है सीडैक। फिर आज है 2 जून, तो आज 2 जून की न्यूज़ भी देख लेते हैं हम साथ में। पहली न्यूज़ क्या है? प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अप्रूव किया 5 न्यू सुप्रीम कोर्ट जज का। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस निकाला था प्रेसिडेंट ने, वहाँ से उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी 34 से 38 की थी। तो उसके लिए 5 नए जज का अप्रूवल भी मिल गया है, जो कॉलेजियम ने सजेस्ट किया था। उनके नाम है जस्टिस सील नागू, जो करंटली चीफ जस्टिस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। दूसरा नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जो करंटली चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के। तीसरे हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, जो करंटली चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। फोर्थ है जस्टिस अरुण पल्ली, जो करंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये तो 4 चीफ जस्टिस के नाम है जो सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह अपॉइंटमेंट किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है कि एक सीनियर एडवोकेट है वी मोहना, जिनको डायरेक्ट एलिवेट किया है एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट जज में, जो सेकंड वुमन बनेगी जो डायरेक्टली एलिवेटेड किया गया एडवोकेट टू सुप्रीम कोर्ट जज में। पहली वुमेन थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जो सीनियर एडवोकेट वी मोहना है, उन्होंने 37 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं। 37 ईयर्स हो गए उनको सीनियर एडवोकेट मिले हुए। तो ये आपको याद रखना है, ये न्यूज़ एग्ज़ाम में आ सकता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ये फीमेल जज हैं। इसके साथ ये 5 अपॉइंटमेंट के साथ अभी करंटली जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ होगी वो 37 जज होगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और टोटल 38 है, तो करंटली एक वैकेंसी अभी भी रह जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ था न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज़, जो 2026 में लागू किया है, जो एनएसओ रिलीज़ करता है मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर। अब इसको पुराने वाले के साथ कंपेरिजन करते हैं मेंस के अकॉर्डिंग। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछा जा सकता है। इसका बेस ईयर जो था पुराने का वो 2011-12 था, जबकि नया जो सीरीज़ है उसका 2022-23 रहेगा। उसको रिलीज़ किया था 2017 में, इसको 1 जून 2026 से लागू किया है। उसका पर्पज़ क्या था? 2008 का जो पोस्ट इकोनॉमिक एरा था उसको कवर करने के लिए। ये नए वाले को है रिफ्लेक्ट जीएसटी एरा और डिजिटल पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी को। पुराने वाले में जो सेक्टर्स थे, 3 सेक्टर थे। माइनिंग, जिसका शेयर था 14.37%। दूसरा सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग, जिसका शेयर था 77.63%। तीसरा जो सेक्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका 7.99% शेयर था। जो नया जो सीरीज़ है उसमें 4 सेक्टर्स इंक्लूड किए हैं।
माइनिंग एंड क्योरिंग जिसमें 11.5% शेयर है। मैन्युफैक्चरिंग का 76.06% शेयर है। ये आपको याद रखने, ये RS प्रीलिम्स में पूछा जाएगा इस बार पक्का 2026 में, फिक्स मान के चलिए। तीसरा सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई जिसमें 10.87% शेयर है। और फोर्थ जो नया ऐड किया वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट जिसका 2.02% शेयर है। पहले जो आइटम ग्रुप्स हुआ करते थे 407 नंबर्स थे, जिसमें माइनिंग में 1 था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 405, इलेक्ट्रिसिटी का 1 था। नए वाले में 463 आइटम्स ग्रुप्स हो गए, टोटल 56 का इंक्रीज़ किया। लेकिन इसमें जो है टोटल 120 न्यू आइटम्स ग्रुप्स ऐड किए हैं, रिसफल किया है, रिक्लासीफाई किया है। जिसमें माइनिंग और कैरिंग को 3 आइटम्स दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 455, इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई को 3, वाटर सप्लाई सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट को 2 आइटम दिए हैं। न्यू प्रोडक्ट्स जो इंक्लूड किए हैं CCTV कैमराज, वैक्सीन, मेडिकल स्टैंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, नॉन वोवन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये नए प्रोडक्ट अभी न्यू सीरीज़ में ऐड किए हैं। उसके साथ साथ जो न्यू इंडस्ट्रीज ऐड किए हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर, पाइप नेचुरल गैस को, वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये नई इंडस्ट्रीज ऐड की हैं। दूसरा न्यूज़ था RTBF को लेकर, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया गूगल सर्च इंजन्स को लेकर और इंडियन कानून को लेकर कि वो लोग जो उनका सर्च इंजन है वहाँ से जो नेम बेस्ड सर्च है, नेम बेस्ड जो केस इन्वॉल्व हैं उनको डी इंडेक्स कर दे, मतलब डिलीट कर दे। डी इंडेक्स कर दे मतलब नाम से कोई भी केस क्या होता है, आजकल गूगल पे सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो तो वो नेम बेस्ड कोई जजमेंट है, आप उसको सर्च करते हो तो वो मिल जाता है आपको, इंडियन कानून वेबसाइट पे मिल जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नेम बेस्ड आप उसको बंद कर दो, उसको जजमेंट आपका रहेगा ऑनलाइन, लेकिन वो ओनली नेम बेस्ड जो है वो विजिबिलिटी वो आपको ख़त्म करनी है। तो ये RTBF को लेकर था, राइट टू बी फॉरगॉटन। जो उनका टाइमलाइन दिया, 2 सप्ताह का टाइमलाइन दिया इनको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी इसके रिगार्डिंग? कोर्ट बोलता है कि जो एक्विटेड पर्सन है जिसके बारे में जजमेंट आ गया है तो उसको लाइफ लॉन्ग आप रेपुटेशनल हार्म नहीं पहुंचा सकते कि उसके नाम से आप हमेशा उस जजमेंट उसके नाम से सर्च हो रहा है, तो उसकी जो लाइफ लॉन्ग रेपुटेशन हार्म है वो होती है। दूसरा क्या है, सर्च रिजल्ट्स कैन मिसलीड। तीसरा इंफॉर्मेशन जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो ये डायरेक्शन दिए गूगल सर्च इंजन्स को, इंडियन कानून को। इसके साथ हम DPDP एक्ट जो है हमारा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का, उसके बारे में देखते हैं। तो वहाँ पे कुछ डेटा राइट्स को प्रोटेक्शन किया गया है, लेकिन वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। फोर्थ न्यूज़ थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के बारे में, जिन्होंने वॉर्न्स किया है यील्ड के बारे में। तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, कि जब यील्ड की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, मनी कॉस्टली हो जाती है आपकी, और जो गवर्नमेंट यील्ड कम होते हैं तो मनी आपकी चीप हो जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट क्या करते हैं, मनी प्रिंट करती है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देती है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो खरीदती है लो इंटरेस्ट रेट करने के लिए और ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ था IMC को लेकर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, जो अभी एकदम स्ट्रक हो गया है ईरान और इजराइल वॉर की वजह से, बिकॉज जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है मिलिट्री डोमिनेंस की वजह से। उसके साथ साथ अल्टरनेट ट्रेड रूट की आवश्यकता है IMC को लेकर। तो अल्टरनेट ट्रेड रूट में आप देख सकते हैं ओमान, इजिप्ट, सुएज कनाल को लेकर, और सऊदी UAE का जो एक नया ट्रेड रूट बनाया जा रहा है ऑयल सप्लाई को लेकर। नेक्स्ट है किल स्विच। RBI ने क्या किया है, नया टेक्नोलॉजी बनाया किल स्विच को लेकर, जो इंस्टेंटली स्टॉप करेगा फ्रॉड ट्रांजैक्शन से, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को। अभी जैसे हम देखते हैं कि OTP हो गया आपका, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो सिस्टम है, उसके बावजूद भी आपको UPI पेमेंट्स में या डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड नज़र आने लगे हैं।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने किल स्विच नाम से एक फीचर जनरेट किया है, जो इमरजेंसी फीचर है। वो अलाउ करेगा, इमीडिएटली ब्लॉक करेगा, फ्रीज करेगा ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को, अगर आपको उसको कुछ फ्रॉड जैसे केसेस आपको दिखते हैं तो। लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे फॉल्स एक्टिवेशन, अगर गलती से फॉल्स एक्टिवेशन होगा तो उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यूज़र को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ था एनाफिलिस सह्याद्रिका को लेकर। एक पेड़ नया जो एक पेड़ है, प्लांट की वैरायटी है, उसके बारे में पता लगाया जो वेस्टर्न सह्याद्रीज में है। उसका नाम है एनाफिलिस सह्याद्रिका। सह्याद्रिका इसलिए कि वो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं, इसके नाम पे रखा गया है। तो उसकी जो फैमिली ग्रुप है वो आप देखेंगे तो एस्ट्रेसिस है और उसका जेनेसिस है एनाफिलिस। तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आरएस प्रीलिम्स में, साइंस वाले पोर्शन में, जो बायो वाला पोर्शन पूछा जाता है उसमें कभी पूछ लिए जाते हैं। करंट की न्यूज़ है। ये कहाँ पाए गए हैं? केरला की जो अनामुड़ी है, अनामुड़ी जो हिल है, और मीसापुलिमाला जो केरला की हिल है। मीसापुलिमाला जो इसलिए फेमस है बिकॉज ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, तो इसलिए आपको याद रखनी है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव भी। इसके बाद इसी रिलेटेड नोवन जो इंटरनेशनल जर्नल है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का, और NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर CSIR। फिर नेक्स्ट न्यूज़ ZP को लेकर। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने अमेंड किया CSR रूल्स को, और कंपनीज को अलाउ किया कि वो अपने CSR फंड का 10% पोर्शन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अ सिक्योरिटी इश्यूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो NPO रजिस्टर्ड हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, वो NPO इश्यू करेंगे, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनको रेगुलेट करेगा सेबी अंडर ICDR रेगुलेशन एक्ट 2018। जीरो कूपन मतलब क्या है? कोई इंटरेस्ट इसमें पेड नहीं किया जाएगा इन्वेस्टर को। और जीरो प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी रिपेड आपको नहीं किया जाएगा, और इस पैसे को जो है वो NPO इन्वेस्ट करेगा सोशल पर्पज़ से। मिनिमम इश्यू इसमें 50 लाख का होगा, और एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 50% आपको लेना पड़ेगा, जो पहले 75% हुआ करता था। और इस फंड को 3 साल के अंदर अंदर यूज़ करना है। इसके साथ CSR के क्या प्रोविजंस है? कंपनीज एक्ट 2013 में इसको इंक्लूजन है। इसका जो सेक्शन 135 है वो मैंडेट करता है सर्टेन प्रॉफिटेबल कंपनीज टू स्पेंड एटलीस्ट 2% देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। जो लास्ट 3 ईयर्स के जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% सेक्शन 135 के अंडर इन्वेस्ट करे, और वो इन्वेस्ट करना है वो एरियाज मेंशन है शेड्यूल 7 में। उसमें नया आइटम ऐड किया गया, आइटम नंबर 13, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन टू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद उदंत मार्तंड जो वर्ल्ड का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था उसके बारे में न्यूज़ थी, बिकॉज 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे था। ये पब्लिश किया गया था पंडित जुगल किशोर के एडिटरशिप में, जो कानपुर के लॉयर थे 1826 में। फरवरी 16 1826 में इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला इसको पब्लिश करने के लिए। उदंत मार्तंड वर्ल्ड का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, आपको याद रखना। और ये अरहत सारिपुत्रा और अरहत महामोगला के बारे में हमने पढ़ लिया पहले। अरहत सारिपुत्रा जो थे वो चीफ डिसिपल थे, जिसका नाम अगासावा का लॉर्ड बुद्धा के, जो पहले ह्यूमन थे वो डायरेक्टली लर्न करने वाले बुद्धा से अभिधम्मा। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये लास्ट न्यूज़ थी आज की। इन्होंने डिटेक्ट किया है वेदर पैटर्न्स ऑन एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम है WSP-94A के ऊपर। तो आपको याद रखना है जॉइंट मिशन के तहत इसको लगाया गया था। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट स्पेस मिशन से लैग्रेंज पॉइंट 2 पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2021 में इसका ऑब्जेक्टिव था स्टडी करना अर्ली यूनिवर्स को, गैलेक्सी एवोल्यूशन, स्टार फॉर्मेशन और एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना। तो ये न्यूज़ थी कुछ कल की और आज की। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है RS प्रीलिम्स को लेकर और RS मेंस पर्सपेक्टिव। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए प्रेप RS के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।